हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपकी बायोलॉजी क्लास आर के बायोलॉजी क्लास है सिक्कर में। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि आप बराबर उन्हें देख रहे हैं या उनके नोट से बना रहे हैं। कुछ दो चार स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी स्टूडेंट्स को चाहे कितना भी कह लीजिए, उनके कान पर किसी प्रकार की जू नहीं रेंगने वाली है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि न जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये है आपको अगर कि हम परेशान करने के लिए कह रहे हैं या आपका फ़ायदा नहीं, इसमें हमारा फ़ायदा है, तो ग्रुप में एक बार हमें कह दीजिए वीडियो जो बनाना है या ग्रुप में डालना वह बंद कर दिया जाएगा। और तो क्या कर सकते हैं, बार बार आपको कहा जा रहा है कि लगातार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, लेकिन आप सुना ही नहीं कर रहे। दो चार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बराबर प्रॉपर है ध्यान दे रहे हैं, उनके अलावा कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी मेरी बात को समझोगे और जो भी वीडियो वगैरह है उन्हें डेली देखोगे, नोट्स बनाओगे और उनकी तैयारी करोगे। तो देखिए, अपना लेसन चल रहा था थर्ड लेसन, जिसमें परागण पढ़ लिया था अपन ने, निषेचन पढ़ लिया, भ्रूणपोष पढ़ लिया था और भ्रूण का परिवर्धन भी पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है उसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे अपन। एक तो बीज का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, बीज कैसे बनता है, फिर अपन कहते हैं कि फल कैसे बनता है, और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। इनके बारे में आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, उससे आगे अपने को हेडिंग लगानी है बीज का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ ए सीड। तो द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूणकोश में भ्रूण व भ्रूणपोष का क्या हो जाता है, परिवर्धन हो जाता है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, 2 बार निषेचन हो जाता है। एक बार जो निषेचन होता है उससे तो भ्रूण बनता है, दूसरी बार जो होता है त्रिक संलयन जिसे अपन कहते हैं, उससे एक भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो द्विनिषेचन 2 बार हो गया। तो द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूणकोश में भ्रूण व भ्रूणपोष का परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ ही अंडाशय एवं बीजांड में अन्य परिवर्तन होते हैं। इसके साथ ही अंडाशय और जो बीजांड होता है उसमें कई परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं, जिससे जो बीजांड होता है वह क्या हो जाता है, बीज के रूप में विकसित हो जाता है। परिवर्तन के फलस्वरूप ही अपन कहेंगे कि जो बीजांड होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। जो बीजांड होगा वह मुख्य रूप से बीज में परिवर्तित हो जाता है। एक मिनट, अब आगे देखते हैं अपन कि बीजांड जो होता है वह बीज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर बीजांड में उपस्थित दोनों अध्यावरण से बीजावरण यानी कि सीड का बाह्य आवरण यानी सीड कोट, बीजावरण, बीजांड में उपस्थित 2 अध्यावरण होते हैं, उनसे बीजावरण बन जाते हैं। बाह्य अध्यावरण से अपन मानते हैं कि बाह्य बीजचोल जिसे टेस्टा कहते हैं, बाह्य बीजचोल या टेस्टा, जबकि जो आंतरिक अध्यावरण होता है उसे अंतः बीजचोल या टेगमेन का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बीज के टेस्टा का निर्माण किससे होता है, तो टेस्टा का तो होता है बाह्य बीजचोल से और टेगमेन का होता है अंतः बीजचोल से निर्माण होता है। फिर जो बीजांड का जो वृंत भाग होता है वह क्या बन जाता है, बीज वृंत बनाता है। बीजांड का जो वृंत भाग होता है वह बीज वृंत बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा फिर अपन देखते हैं कि जो नाभिका पार्ट होता है, नाभिका यानी जिसे हाइलम कह रहे थे, बीजांड द्वार से माइक्रोपाइल कहते हैं, रेफे एवं निभाग यानी कि चेलेजल एंड कोई विशेष परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करते हैं, कोई विशेष परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करेंगे। इनके जो टिश्यूज होंगे उत्तक, उनमें क्या आ जाती है, एक परिपक्वता आ जाती है। बीजांड काय प्राय भ्रूणपोष परिवर्धन के समय उपयोग में आ जाता है। जो बीजांड काय होता है वह भ्रूणपोष परिवर्धन के समय उपयोग में आ जाता है, परंतु कुछ पादपों जैसे काली मिर्च में यह भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। यानी मुख्य रूप से तो अपन कहते हैं जो बीजांड काय होता है, जब भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है उस समय इसका उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन कुछ पादप फॉर एग्जाम्पल काली मिर्च में यह भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। काली मिर्च में यह भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतले झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, इसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। जबकि कुछ पौधों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण भी मिलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एरिल के नाम से जानते हैं।
तो क्वेश्चन आता है कई बार एरिल क्या होता है, तो कुछ पादपों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है जिसे एरिल कहते हैं। लीची जो फल आता है उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल ही होता है। लीची में खाने योग्य जो भाग होता है वह एरिल होता है। और यूफोरबिएसी कुल के जो कुछ पादप होते हैं उनमें बीजांड द्वार वाले छोर पर, यूफोरबिएसी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे केरंकल कहते हैं। एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे केरंकल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखें तो अरंडी। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में जो बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं, जिसे ओपरकुलम कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है ओपरकुलम क्या होता है, तो एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाला जो सिरा होता है उस पर एक पलग नुमा संरचना होती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर जो बीज होते हैं उन्हें भी यहाँ पर देखो दो भागों में डिवाइड किया गया है। भ्रूणपोष के ही उपस्थिति के आधार पर बीज, एक तो होता है अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज और एक होता है भ्रूणपोषी बीज। तो सबसे पहले बात करेंगे अभ्रूणपोषी बीज के बारे में कि अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है। अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज भी इसे कहते हैं, यानी नॉन एंडोस्पर्मस और एक्साल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। ये जो बीज होते हैं इनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। अतः परिपक्व बीज जो बनता है वह कैसा होता है, भ्रूणपोष रहित रहता है, उसमें फिर भ्रूणपोष नहीं रहेगा, इसीलिए इसे अभ्रूणपोषी अपन कह देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जैसे मटर, मूंगफली, चना, इन बीजों में भोजन बीजपत्रों में संचित होता है। इनमें अपन देखें तो भोजन जो होता है बीजपत्रों में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। फिर आगे अपन देखेंगे जो सेकंड नंबर का आपने दे रखा है वह क्या है, भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस जो बीज होते हैं, एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इन बीजों में क्या होता है कि भ्रूण परिवर्धन के पश्चात ही भ्रूणपोष बचा रहता है, यानी भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है फिर भी संपूर्ण जो भ्रूणपोष होता है वह काम में नहीं लिया जाता है, भ्रूणपोष शेष रह जाता है। इसलिए इस बीजों को क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कह देते हैं। और अधिकांश एक बीजपत्री जैसे मक्का, बाजरा, अरंडे आदि में अपन कहते हैं भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। देखो सीधा सा ऐसा समझ सकते हैं अपन, अभ्रूणपोषी बीज वे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष के निर्माण के समय संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है और जब बीज बन जाता है तो उसमें भ्रूणपोष बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे कहते हैं अभ्रूणपोषी। और भ्रूणपोषी वे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष के यानी भ्रूण का जब परिवर्धन होता है तो संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है, कुछ भ्रूणपोष उसमें बचा रहता है, इसलिए उन्हें क्या कह देते हैं, भ्रूणपोषी बीज के नाम से अपने जानते हैं। अब आगे अपन देखेंगे कि जब बीजांड से जब बीज बनता है ना तो कौन कौन से मुख्य परिवर्तन अपने को दिखाई देते हैं, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो अपन यहाँ पर ये सारणी आप लोग बनाएंगे कि जब बीजांड से बीज बनता है तो उसके दौरान कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होते हैं। एक साइड तो अपन बीजांड के पार्ट लिख देंगे, दूसरी तरफ बीज का भाग कौन सा बनेगा। तो अपन कहते हैं जो बीजांड का वृंत भाग होता है वह तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज का वृंत भाग बन जाएगा। जो बीजांड की नाभिका होगी वह बीज की नाभिका बन जाएगी। जो बीजांड काय होता है यानी बीज का आवरण वह क्या हो जाएगा, अपहासित हो जाएगा। अपहासित यानी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और कभी कभी परिभ्रूणपोष भी बना लेता है। परिभ्रूणपोष जैसा कि काली मिर्च में अभी अपन ने पढ़ा था, काली मिर्च के चारों तरफ पाया जाता है। फिर अपन कहते हैं जो बीजांड का जो अध्यावरण होता है, बीजांड का अध्यावरण वह बीज का आवरण बना लेगा। यानी दो आवरण होते हैं तो बाह्य आवरण तो बन जाएगा टेस्टा और अंत आवरण क्या बन जाएगा, टेगमेन का निर्माण कर लेगा। टेस्टा और टेगमेन बन जाएंगे। भ्रूणपोष होगा वह अपासित हो जाएगा या उपस्थित भी हो सकता है। इस आधार पर अपन अभ्रूणपोषी भ्रूणपोषी दो बीज भी देखते हैं। फिर सहायक एवं प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होगी वह सारी क्या हो जाती है, इसमें नष्ट हो जाती है। अंडकोशिका जो होगी वह निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण कर लेगी और द्वितीय केंद्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे चेंजिंग अपने को देखने को मिलते हैं जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो ये तो थी बात बीज की। अब अपन बात कर रहे हैं फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। तो फल का जो विकास होता है वह अपने को पता होना चाहिए कौन से पार्ट से होता है,
ये अच्छी तरह से 11वीं क्लास में भी दिया हुआ है, डिटेल से आपके टीचर ने आपको बताया भी है कि जो बीजांड होता है वह बीज में कन्वर्ट होता है, और जो अंडाशय होता है वह किस में कन्वर्ट होता है, फल के अंदर कन्वर्ट होता है। इसीलिए अपन देखते हैं बीज जो होता है वह फल के अंदर ढका हुआ रहता है, और जो बीज फल के अंदर ढका हुआ रहता है वे पादप कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मी यानी कि आवर्त बीजी होते हैं। तो देखिए फल का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय क्या होता है, फल के रूप में विकसित होता है। बीजांड एवं अंडाशय से संश्लेषित वृद्धि हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। जो अंडाशय की भित्ति होती है वह फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, और अंडाशय से निर्मित फल वास्तविक या सत्य फल कहलाते हैं। अंडाशय से जो निर्मित फल होते हैं उन्हें वास्तविक या सत्य फल के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन कुछ पौधों में फल का निर्माण केवल अंडाशय से न होकर इसके साथ बाह्य दलपुंज, पुष्प के अन्य पार्ट बाह्य दलपुंज, पुष्पासन से भी होता है। तो ऐसे फलों को अपन क्या कह देते हैं, आभासी फल भी कहते हैं। सेब अपना क्या एक आभासी फल होता है। इसके अलावा कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, फल में कन्वर्ट या परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे फल को अपन क्या कह देते हैं, अनिषेक फल के नाम से भी जानते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाएगी, अनिषेक फलन कहलाती है। क्रिया क्या कहलाएगी, अनिषेक फलन यहाँ पर कहलाती है। अब अनिषेक फलन की जो क्रिया देखें तो मुख्य रूप से केला, अंगूर, पपीता इस प्रकार के फलों में अपन कहते हैं बीज नहीं बनते, यानी कि अनिषेक फलन से जो अनिषेक फल बनते हैं ना उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो ये केला, अंगूर, पपीता आदि में अपन कह सकते हैं ये क्रिया अपनाई जाती है। आजकल वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन होते हैं, से छिड़कने से भी अनिषेक फलन की क्रिया को प्रेरित किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट समझिए कि जो फल का विकास होता है वह होता है मुख्य रूप से अंडाशय भाग से। तो अंडाशय भाग से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो उसे अपन कहते हैं सत्य फल के नाम से जानते हैं। लेकिन कई कबार अपन देख सकते हैं कि अंडाशय के अलावा पुष्प के जो अन्य भाग बाह्य दलपुंज, पुमंग वगैरह जो अन्य पार्ट होते हैं, पुष्पासन वगैरह, वे भी अगर फल निर्माण में भाग ले लेते हैं तो ऐसा फल क्या कहलाता है, फिर आभासी फल कहलाता है। सेब के अपने एक आभासी फल का ही एग्जाम्पल माना गया जो पुष्पासन से निर्मित माना जाता है। फिर दूसरी बात यह भी बताई गई कि कई बार अपन कह सकते हैं कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। बिना निषेचन के जो अंडाशय होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। उस क्रिया को अपन कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं, और उससे जो फल बनता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। ऐसे जो फल बनते हैं वह क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। और अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो केला, अंगूर, पपीता ऐसे फल में अनिषेक फलन होता है। तो अनिषेक फलन की जो क्रिया होती है उसे अपन कुछ हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन आदि के छिड़काव से भी इस क्रिया को प्रेरित करते रहते हैं, जिसे अपन प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। आ गया होगा समझ में। तो आगे चलिए, फिर आगे अपन लिखेंगे पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण जो इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक दे रखा है। अब जो ये जो पीडी एकांतरण है ना, ये पहले आप सुन लीजिए पीडी एकांतरण होता क्या है। इसमें दो बातें आपको देखने को मिलेगी। अगर याद आ रहा है तो फर्स्ट चैप्टर में भी आया था कि आवर्त बीजियों में पीडी एकांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो एक तो देखो इसमें अवस्था आती है कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं ना, आवर्त बीजी पादप एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं मुख्य रूप से होती है। एक तो होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, जिसे अपन क्या कहते हैं, द्विगुणित प्रावस्था कहते हैं। अब जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है ना, ये कौन सी प्रावस्था होती है इसे समझ लीजिए आप। अपन कहते हैं नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक जो होता है यानी अंडक होता है, उन दोनों के संलयन से किसका कौन सी क्रिया होती है, निषेचन होती है। निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई पादप होता है उसमें निषेचन से जो युग्मनज बनता है ना, वह युग्मनज ही क्या होता है, एक प्रकार का बीजाणुद्भिद होता है। वह युग्मनज क्या होता है, बीजाणुद्भिद होता है। और वह कैसी अवस्था होती है, द्विगुणित। द्विगुणित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक नर युग्मक था वह क्या था, अगुणित था। एक क्या था, मादा युग्मक था, वह भी क्या था, अगुणित। तो दोनों युग्मक मिलकर क्या हो गए, 2n। 2n को कहते हैं अपने द्विगुणित। तो वह द्विगुणित प्रावस्था में आ जाते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद कहते हैं। अब इस बीजाणुद्भिद प्रावस्था को बाद में अपन कहते हैं कि यह एक बड़ी अवस्था होती है, भ्रूण में कन्वर्ट होती है। फिर भ्रूण से अपन कहते हैं प्रांकुर, मूलांकुर बनते हैं। प्रांकुर से ऊपर प्रैरोह बनेगा, मूलांकुर से नीचे जड़ें निकलती है।
फिर अपन देखते हैं प्रांकुर भाग में पत्तियां निकल आएगी, तना निकल आएगा, शाखाएं निकल आएगी, वह पार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब यह पूर्ण विकसित हो जाएगा और उसके अंदर जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, उस पादप के अंदर अपन कहते हैं जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और उसके अंदर क्या बनने लग जाएंगे, युग्मक बनने लग जाएंगे, उस प्लांट में युग्मक बनने लग जाएंगे। तो वह अवस्था क्या कहलाएगी, फिर युग्मकोद्भिद अवस्था कहलाएगी। वह अवस्था क्या कहलाएगी, युग्मकोद्भिद कहलाएगी। और युग्मक अपने को पता है कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इसलिए चाहे वह मादा युग्मक हो चाहे नर युग्मक हो, उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। और अपन पढ़ते हैं कि जो एक दूसरे के एकांतर क्रम में आती है दोनों अवस्थाएं, तो एकांतर क्रम में अपने को पता आएगी, क्योंकि पहले बीजाणुद्भिद बनेगा युग्मनज, फिर वह बड़ा होकर वापस उसमें युग्मक का निर्माण होगा। तो पहले बीजाणुद्भिद अवस्था आई, बाद में कौन सी आई, युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। बाद में वह युग्मक बन जाएंगे, वह क्या होंगे, जनन करेंगे, निषेचन करेंगे और वापस वह क्या होंगे, युग्मनज बन जाएंगे, यानी कि वापस बीजाणुद्भिद बन जाएंगे। यानी कि एकांतर क्रम में यह क्या होता है, चलता रहता है। आशा करता हूं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो लिखा हुआ है वह पढ़ लीजिए। आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं, बीजाणुद्भिद जिसे द्विगुणित प्रावस्था तथा युग्मकोद्भिद अगुणित प्रावस्था, एक दूसरे के एकांतर क्रम में आती है, यानी कि एक के बाद एक अवस्था आती है। बीजाणुद्भिद जो प्रावस्था होती है ना, वह लंबी अवधि की होती है। बीजाणुद्भिद प्रावस्था क्या होती है, लंबी अवधि की होती है और यह युग्मनज से विकसित होती है। अपने को पता है युग्मनज से विकसित होगी। और युग्मनज कब बनेगा, निषेचन से। निषेचन कब होगा, जब नर और मादा युग्मक का केंद्रक संलयन होगा, उससे निषेचन होगा, जिससे युग्मनज बनेगा। युग्मनज यहाँ पर कैसा होता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है, इसलिए बीजाणुद्भिद अवस्था भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो यह युग्मनज से विकसित होती है तथा मूल, स्तंभ व पत्तियों में क्या होती है, विभेदित होती है। कायिक वृद्धि के पश्चात इसमें जनन अवस्था आती है। कायिक वृद्धि यानी पादप की नॉर्मल अपन कहते हैं ग्रोथ हो जाती है, तो उसके अंदर फिर जेनेटिक यानी जनन अवस्था आएगी। जनन अवस्था अपन सेक्सुअल अवस्था, सॉरी जेनेटिक नहीं होती, सेक्सुअल अवस्था आएगी, जनन अवस्था। इन पौधों में पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। पुष्प में नर जननांग पुंकेसर, जिनके प्राकोष में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्राकोष में अपन कहते हैं कि लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। लघु बीजाणु के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। लघु बीजाणु के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद, जिसे अपन लघु बीजाणु कहते हैं, तो उस नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है। जायांग मादा जननांग होता है, इसे स्त्री केसर या अंडक भी कहते हैं, जिसके अंडाशय में बीजांड बनते हैं और बीजांड में गुरु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, जिनमें से एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। गुरु बीजाणु जो होगा वह मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। नर एवं मादा युग्मकोद्भिद अगुणित प्रावस्थाएं होती हैं। नर एवं मादा युग्मकोद्भिद अगुणित प्रावस्था होगी, क्योंकि नर तथा मादा युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक चाहे कोई से भी हो, वे कैसे होते हैं, अगुणित ही होते हैं। एवं बीजाणुद्भिद की तुलना में अल्प अवधि की एवं अनाकर्षक भी होती है। ये पोषण आदि के लिए पूर्णतया बीजाणुद्भिद पर निर्भर करती है। भ्रूण कोष में अंडकोशिका बनती है, जो कि मादा युग्मक होती है। भ्रूण कोष में अपन कहते हैं जो अंड समुच्चय होता है बीजाणु द्वार की तरफ, जिसमें 2 सहायक कोशिका और एक अंडकोशिका होती है। अंडकोशिका से अपन कहते हैं एक नर युग्मक संलयित होता है, जिसे अपन निषेचन कह रहे थे, उसकी बात चल रही है। तो भ्रूण कोष में अंडकोशिका बनती है जो मादा युग्मक होता है। नर व मादा युग्मकों के संलयन से फिर युग्मनज बनेगा, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया होगी, जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। यहाँ पर युग्मनज बनेगा जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका। प्रथम कोशिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि युग्मनज से अपन कहते हैं बीजाणुद्भिद प्रावस्था क्या होती है, स्टार्ट होती है। इस प्रकार आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद व अगुणित युग्मकोद्भिद प्रावस्थाएं एक के बाद एक एकांतर क्रम में आती रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पीडी एकांतरण कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता है तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए कि यहां पर बताया गया पीडी एकांतरण। यहां पर बताया गया अपने को पीडी एकांतरण। तो देखिए पीडी एकांतरण होता क्या है। एक अपने पास होता है नर युग्मक, एक क्या होता है, नर युग्मक। एक अपने के पास क्या होता है, मादा युग्मक होता है। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, चाहे वह पादप के हो, चाहे जीव जंतु के हो, चाहे मनुष्य के हो। नर युग्मक क्या है, अगुणित होता है, जिसे एन से प्रदर्शित,
यानी गुणसूत्र अपन कह सकते हैं जोड़ी के अंदर नहीं होते, हाफ होते हैं, आधे होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब जब इनके अंदर अपन मानेंगे दोनों का संलयन होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, उस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन कहते हैं। निषेचन से यहाँ पर संरचना कौन सी बनेगी, दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनेगा। युग्मनज फिर कैसा हो जाएगा, n+n यानी कि 2n हो जाएगा। यह युग्मनज क्या है, किसकी प्राथमिक कोशिका होती है, यह बीजाणुद्भिद, जो बीजाणुद्भिद होता है ना, उसकी क्या है, युग्मनज प्राथमिक कोशिका होती है। अब यह युग्मनज से बीजाणुद्भिद अवस्था आ गई, युग्मनज बनते ही बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है। इस बीजाणुद्भिद अवस्था में फिर अपन देखते हैं कि आगे अपने पार्ट बनते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था में आगे अपने पार्ट बनेंगे, जैसे अपन कह देते हैं प्रांकुर और मूलांकुर बनेंगे। एक तो प्रांकुर बन जाता है और एक मूलांकुर बन जाता है। प्रांकुर से तो अपन कहेंगे प्रेरो वाला पार्ट, ऊपर तना वगैरह, पत्तियां वगैरह वह बनेगी, टहनिया, और मूलांकुर से मूलतंत्र का निर्माण हो जाता है। यानी पादप की पूरी ग्रोथ होगी वह बीजाणुद्भिद के द्वारा हो जाती है। तो यह अवस्था तो बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाएगी। फिर अपन कहते हैं कि इसके अंदर जब जनन काल आ जाता है, यानी कि सेक्सुअल प्रावस्था आ जाती है, तो उसके अंदर क्या बनने लग जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनने लग जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनने लग जाते हैं। तो नर व मादा युग्मक जब बनने लग जाते हैं तो उस अवस्था को अपन क्या कह देते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था, यानी पराकोष के अंदर नर युग्मक अंकुरित हो जाते हैं, तो उसे अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अगर बीजांड में यह क्रिया होती है तो मादा युग्मकोद्भिद कह देते हैं। तो वहां पर वह क्या हो जाती है, युग्मकोद्भिद अवस्था हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर युग्मक बन रहे हैं और वे युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, अगुणित प्रावस्था अपन कह देते हैं। तो पहले अवस्था कौन सी आई, बीजाणुद्भिद अवस्था आई, जो कैसी थी, द्विगुणित थी। फिर कौन सी आई, युग्मकोद्भिद अवस्था आई, जो कैसी होती है, अगुणित होती है। फिर अपन कहेंगे उन्हीं युग्मकों को में वापस क्या होगा, वही निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, नया प्लांट बनेगा, यानी वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी, बीजाणुद्भिद आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि बीजाणुद्भिद अवस्था, उसके पश्चात आती है अपनी यह बीजाणुद्भिद अवस्था के पश्चात युग्मकोद्भिद अवस्था, फिर बीजाणुद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, उनका एकांतर क्रम चलता रहता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि इनकी जो अवस्था होती है वह एकांतर क्रम में चलती रहती है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। आशा करता हूं अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंप्लेन हो या कोई कमेंट हो तो आप मेरे को चैनल पर बता सकते हैं, या अपना जो ग्रुप बना हुआ उसमें भी आप मेरे को बता सकते हैं। इसके नोट्स आप जल्दी से बना लीजिए। अगले वीडियो में इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आपको सारे वीडियो वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, या चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप उन्हें देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 3 के क्वेश्चन आंसरों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।